Good morning, students. Dear students, today's my topic is concept of activation energy. आज का टॉपिक क्या है मेरा? कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से ये चलती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्यों चाहिए. तो पहले हम लेते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करती है उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और आपकी वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होती है? प्रोडक्ट्स में. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, एंड इन अ रिएक्शन देयर इज अ ब्रेकिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस. वहाँ पर क्या होते हैं? बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बनते हैं. ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो चलिए पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि जैसे ये मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया है कि ये आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं, दो रिएक्टेंट्स ले लिए, जैसे A2 AA, ये बीच में दिखाया है A और A के बीच में क्या है? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड है. ये B और B के बीच में है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बॉन्ड है बिटवीन B2 मॉलिक्यूल. हमने एक कोई जर्नल ले लिया है, कौन से? कोई एक रिएक्शन ले लिए. जैसे कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में हमने लिखा कि कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन. जैसे कंसीडर अ हाइपोथेटिकल और जनरल रिएक्शन. एक वाली जनरल रिएक्शन ले ली है. तो उस रिएक्शन में क्या है? आपके ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं. तो रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन आ केमिकल रिएक्शन. तो पहले ये जो मैंने रिएक्टेंट्स लिए हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं. होता क्या है कि जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, उसी समय प्रोडक्ट में बदल जाए. अगर हम दो रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो रूम टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर. इस टेम्परेचर के ऊपर मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स मीन्स 95% जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. वो रिएक्ट नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट में बदल जाए. तो उसमें क्या होता है? कुछ रिएक्शन तो होते हैं जो बड़ी रिएक्टिव होती हैं. जैसे अगर आप पानी में जैसे वो डाल दो, वाटर में अगर आप डालते हो, सोडियम डालते हो या पोटाशियम, तो वो रिएक्ट कर जाती है रूम टेम्परेचर के ऊपर. लेकिन मोस्टली रिएक्शन जो होती है, मोस्टली जो रिएक्टेंट्स होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं. चलिए इसमें से हमने क्या लिया? जैसे ये रिएक्टेंट ले लिए, और इसमें जो रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, मान लो जैसे मैंने जहां पर कोई रिएक्टेंट ले ली, ये मेरा दो रिएक्टेंट मैं ले लेता हूं जहां पर A और B, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर. चलिए जैसे ये मेरे पास आ रहा है, मैं लिथियम ले लेता हूं. जैसे मैंने लिथियम लिया तो उसमें पानी डाल दिया, ये मेरा लिथियम है, और ये पानी डाल दिया. जैसे मैंने दो रिएक्टर लिए, चलो A B है मान के चलो. यहाँ पर इसमें पड़ा है A, रिएक्टेंट A, और A2 है, जैसे वो A2 लिया और ये B2 आ गया. अब हमने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है. अभी हमने क्या है कि इसको स्टार्ट नहीं किया, ऐसे जैसे दो रिएक्टेंट डाल दे इधर, तो क्या हुआ कि आपकी रिएक्शन नहीं हुई. इस समय मान लो इसका टेम्परेचर मैं ले लेता हूं, वो है 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर है, तो रिएक्शन नहीं हो रही. तो हम इसमें कहेंगे जो आपकी एनर्जी अवेलेबल इन द रिएक्टेंट्स एट रूम टेम्परेचर, दैट इज सेड टू बी द एवरेज एनर्जी और द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ये मैंने रिएक्टेंट लिया है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, ER लिखा है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और वो एनर्जी होती है एवरेज एनर्जी होती है, वो रिएक्टेंट में है. अभी ये रिएक्टेंट ऐसे हैं, रिएक्ट नहीं कर रही हैं. अब मैं जैसे ही, क्योंकि ये रिएक्ट तब करेंगी, मान लो ये टेम्परेचर था 25 डिग्री, हो सकता है ये 80 पे रिएक्ट करे, 90 पे करे, 100 पे, 110 पे करे.
तो वो इस टेम्परेचर को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम इस समय क्या है, इस सिस्टम के अंदर जो आपकी रिएक्टेंट्स है या इसके अंदर जो रिएक्टेंट पड़ी है उनकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो रिएक्ट कर पाए। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो उनकी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी। जैसे मैं इसको क्या करूँगा, गर्म करूँगा, तो मैं इसको एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर दिए, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होना शुरू हो गई, आप इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। एनर्जी, ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जो आपके रिएक्टेंट है, उन रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को गेन कर रहे हैं। जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये गेन कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आपकी ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो एनर्जी क्या होगी, जिस लेवल के ऊपर ये रिएक्टेंट आपकी रिएक्ट करेंगे तो वो एनर्जी होगी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको मैंने ईटी से दिखा रहा हूँ। जो इसको एनर्जी मैंने सप्लाई की है वो मेरी आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी, जो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी। फिर उसके बाद क्या होता है, एक स्टेट सेट हो जाती है, ऐसी स्टेट कि जहाँ पर ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, आपके जो ओल्ड बॉन्ड हैं, जो पुराने बॉन्ड थे, जो ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, ये स्ट्रेच होना शुरू हो गए, ब्रेक होना शुरू हो गए और ये नए बॉन्ड बनना शुरू हो गए जो ए और बी के बीच में से। तो ये जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ना तो ये आपकी रिएक्टेंट होती है ना ये प्रोडक्ट होती है। दिस स्टेट इज लाइज इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। एट दिस स्टेट द एनर्जी अटेन्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स in order to convert into product, that energy is said to be threshold energy। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है। और जो आपने इसको सप्लाई की है वो जो एनर्जी आपके जो रिएक्टेंट्स थी, जो रूम टेम्परेचर पर थी, कौन जिनमें एवरेज एनर्जी थी, उसको आपने जो एनर्जी सप्लाई की है, किस लिए, ताकि वो आपकी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, रिएक्ट करें, कोलाइड करें और वहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन हो और आपकी वो उस समय ये ट्रांजिशन स्टेट उसमें फिर ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसको बोलते हैं, ये जो बना है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी एनर्जी इससे कम है, उनको बोलते हैं हम पैसिव मॉलिक्यूल्स। पैसिव मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, दे आर पैसिव मॉलिक्यूल्स। अब आता है जो मॉलिक्यूल्स which have the energy equal to this threshold energy or this level of energy or the energy equal to the transition state or more than this, they are called active molecule। जहाँ पर वो एक्टिवेट हो गए थे और फिर वो प्रोडक्ट में चले गए। तो आगे जब प्रोडक्ट बनती है फिर क्या होता है, ये पुराने जो बॉन्ड थे ए और के बीच में ब्रेक हो गए और नए बॉन्ड जब बनना शुरू होते हैं उस समय क्या होता है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। जहाँ तक ये प्रोसेस आपकी चल रही थी एंडोथर्मिक थी और आगे जाके ये एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड जिस तरह से रिलीज होगी तो जो बॉन्ड ए और बी पास आएंगे उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी और ये आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये एक था कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एवरेज एनर्जी हमने ली। एवरेज एनर्जी क्या थी हमारे, वो थी एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी सीधा लिख लो, एनर्जी एसोसिएटेड विथ रिएक्टिंग molecules at room temperature is called average energy or एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं कि एवरेज एनर्जी थी। तो इस टेम्परेचर के ऊपर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस मैंने कहा वो रिएक्ट नहीं करती। अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू रिएक्ट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उनको रिएक्ट करने के लिए जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, देन वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। और कितनी करनी है वो एनर्जी, टू दैट एनर्जी अटेन टू अ लेवल, ऐसा लेवल के ऊपर वेयर द मॉलिक्यूल्स
reacting molecules becomes active and react to form the product that is called threshold energy। अब मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में लिख लेता हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, ये पहले मैंने इसको लिखा, अब मैं दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एनर्जी required by the reacting molecules energy required by the reacting molecules किसमें है? in order to attain a such level of energy in, हम लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू, ऐसे कर लो, टू अटेन आ एनर्जी लेवल वेयर दीज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, एक्टिवेट, पहले करेंगे जी एक्टिव होंगे, एक्टिवेट एंड रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय ई टी। देखिए ये थे आपके रिएक्टेंट्स। आपने इसमें जो एनर्जी थी, ये हमें लिखा हुआ ई आर मीन्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एट रूम टेम्परेचर, जो एवरेज एनर्जी आपने ये सप्लाई की है एनर्जी, और इसका लेवल ये बन गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड चाहिए, इन मॉलिक्यूल को चाहिए थे, रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इनको टू अटेन अ लेवल ऑफ द एनर्जी, इस लेवल तक जाने के लिए एनर्जी लेवल वेयर दीज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट, पहले वो एक्टिवेट होंगे, देन रिएक्ट, फिर वो रिएक्ट करेंगे एंड मेक द इफेक्टिव कोलिजन, हम ये भी लिखना था तो ये भी काफ़ी है, मेक द इफेक्टिव कोलिजन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट में जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही हमने लिखा, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स वेयर दीज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट एंड रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस लेवल ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एट दिस लेवल, at this activation energy level, the old bonds between the reacting molecule start breaking and the new bonds start forming। नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं, पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये था आपका वो लेवल जिसको बोलते हैं, ये लेवल जो एनर्जी का होता है इसको बोलते हैं आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको हम एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये बैरियर क्रॉस नहीं करती हैं तो आपकी वो रेक्टेंट ही रहेगी। मान लो इसमें आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है, ऐसे मैं ले लेता हूँ, मान लो वो 30 किलो जूल पर मोल है। आपको रिएक्ट करने के लिए आपको चाहिए मान लो 90, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 60 का। तो 60 क्या करनी है आपने, सप्लाई करना, उसको हीट करना, वो 60 आप दे रहे हो जी एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे वो 90 होगा फिर वो 90 ये इस पर उस 90 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वो रिएक्ट करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगी। अगर वो 90 के बजाय 89 भी रहता है तब भी वो आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बदलती। ठीक, तो ये जो लेवल होता है इसको बोलते हैं हम दिस लेवल ऑफ द एनर्जी, वो लेवल ऑफ द एनर्जी जहां पर क्या करते हैं, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मैंने लिख दिया। अब आ रही बात एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी जो आपने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को दी, इसलिए रिएक्ट करने के लिए, ताकि उसका लेवल कितना पहुंचना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए, ताकि उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए
वो जो आपने एनर्जी सप्लाई की है, जैसे आप मान लो रेक्टेंट में 30 थी, आपको 90 चाहिए थी, जो आपने 60 सप्लाई की। मान लो रेक्टेंट में 40 थी, आपको 80 ही चाहिए थी, तो आपने कितनी सप्लाई की? 40। मान लो रेक्टेंट में आप एनर्जी थी 70, उसको 80 चाहिए या 75 चाहिए थी, सिर्फ 5 का डिफरेंस था, तो आपने 5 वो जो एनर्जी सप्लाई की है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। जितना कम डिफरेंस होगा, जितनी कम आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, इतनी जल्दी आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलेगी। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जैसे एक्टिवेट करना किसी चीज़, जैसे मोबाइल आपका होता है, जब उसमें चार्ज नहीं होता है तो वो चलता थोड़ा है, नहीं चलता। आप क्या करते हो? उसमें चार्ज डालते हो। जैसे चार्ज पड़ता है, मान लो 100 रुपये का, 100 का, 200 का, जितना डालते हो वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही ये रिएक्टेंट है, ये है, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें एनर्जी इतनी नहीं है कि वो रिएक्ट करें, फिर आप उसको एनर्जी देते हो, सप्लाई करते हो, जितनी वो सप्लाई करते हो, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि अमाउंट ऑफ द, वो आप जो अलग दे रहे हैं, हम बोले एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू अटेन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं बस इस तरह से लिखूंगा, द एनर्जी, द एक्स्ट्रा amount of energy required by the reacting molecule, कोई भी लिख सकते हैं, सप्लाइड बाय द, रिक्वायर्ड ही लिख लो, रिक्वायर्ड बाय द reacting molecules। ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कितनी एनर्जी चाहिए? रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, जो और पहले तो थी इनमें से, और उनको कितनी चाहिए? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू अटेन द थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, इन ऑर्डर टू अटेन the threshold energy level। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को अटेन करने के लिए, लेवल, so as to form the product, so as to form the product बनाने के लिए, product is called activation energy। It is denoted by EA। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। हम देखिए, हम क्या करेंगे, जी एनर्जी है, इसमें से रूम वाली निकालो तो ये निकल जाएगी। मान लो ये 100 है, जी आपके पास थी 40, तो डिफरेंस कितना था? 60 का, तो 100 में से 40 निकालो, ये निकल जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, ये आएगी आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी मीन्स एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। इसको मैं थोड़ा सा अब ग्राफ से समझा देता हूँ। तो ये मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, बस इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो फिर वहाँ पर आपने क्या करना होता है, मेन इसकी डेफिनेशन देनी है, ये थोड़ा सा दिखा देना है, उसके बाद आपने ये ग्राफ बनाना है। तो ये था, ये भी आगे आप लिख सकते थे जहाँ पर कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन
threshold and average energy, that is activation energy. And activation energy is the energy required by the reacting molecules to attain a level of the energy where the reactants gets converted into product, where the reactants becomes activated and gets converted into product. तो वो आपने ये जो उसको सप्लाई किया है, गर्म किया है, ठीक है, तो ये थी जहाँ से लेके जहाँ तक जो आपकी प्रोसेस थी, कहाँ से रिएक्टेंट से लेके ये जो एवरेज एनर्जी से लेके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ये प्रोसेस जो थी आपकी ये चल रही थी, इस ये एंडोथर्मिक थी। आगे इस स्टेट के बाद जब आपकी ये आगे प्रोडक्ट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके जब प्रोडक्ट बनती है तो वो आपकी होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्यों वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कैसे। ये जो एनर्जी का लेवल है ये मैं लिख देता हूँ। ये एनर्जी जो हम लेते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, और बॉन्ड एनर्जी जहाँ पर स्टार्ट हुआ। इस तरफ हम चल रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन चल रही है। देखिए अब मैं यहां पर ये मान लो आपकी किसी भी रिएक्टेंट में इस समय जो एनर्जी है वो है आपकी मान लो इस जगह पे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। एनर्जी, अब ये जो आपकी एनर्जी इस ये लेवल है, ये आगे आपकी, इसको हम बोलेंगे ये आपकी एवरेज एनर्जी है। क्या है ये? एवरेज एनर्जी। एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मैं ऐसे कर सकता हूँ, उसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ER एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इस समय है। आपके हमने क्या करना है, इन रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी करनी है इस लेवल तक, इस लेवल तक। और ये लेवल आ रहा है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हमने रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए, अगर हमारी ये रिएक्टेंट है ये जा रही है इस जगह, फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट, मान लो आपकी प्रोडक्ट इस जगह पे बन गई है, इस जगह पे ये आपकी प्रोडक्ट बन गई, प्रोडक्ट। इस जगह प्रोडक्ट्स बन गए, जी आपकी रिएक्टेंट थी, इस समय ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट होंगे, जी आपकी रिएक्टेंट थे, ये आपकी रिएक्टेंट थी इस समय और ये आपके प्रोडक्ट हो गए। तो ये जो लेवल था, दिस इज द लेवल ऑफ द एनर्जी। इसका लेवल था, ये आपका था जहां से लेके जहां तक मैं लिख सकता हूँ ER एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये था। अब आपने इसमें कितनी एनर्जी सप्लाई की, इसमें इतनी सप्लाई की है, ये बढ़ाई, इसको मैं लिखूंगा EA। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपकी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, किसमें? ये इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जी आपकी जहां से लेके जहां तक,
ये थी आपकी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो आपने सप्लाई की है, ये सप्लाई की एक्टिवेशन एनर्जी थी जो आपने सप्लाई की। पहले इतनी थी, मान लो ये 30 थी, अगर ये 100 चाहिए तो ये आपने 70 इसको सप्लाई की। आपके इस जगह पर ये आपके ट्रांजिशन स्टेट थे जहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लिखना लिखो नहीं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जी। वो कॉम्प्लेक्स जहाँ वो ना तो समय वो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो ये बना। उसके बाद फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इससे कम है, किससे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से कम है, तो वो सारे के सारे इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इससे नीचे नीचे वो इस तरफ, वो सारे क्या है, दे आर पैसिव मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल आप क्रॉस करके इस तरफ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके एक्टिव मॉलिक्यूल, जिनकी एनर्जी इस इतने लेवल से या इससे ज़्यादा होगी, वो होंगे आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स, वो एक्टिव जहाँ हुए और फिर वो प्रोडक्ट में चले गए, ये प्रोडक्ट बने। अब इसमें से देखिए, आपने जहाँ तक रिएक्टेंट में एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट में अब इतनी हो चुकी है, क्यों, ये प्रोडक्ट का लेवल इससे ज़्यादा है। ये आई आपकी जी, जो जहाँ पर जो मैंने देखा, ये जो बनाया है, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं इसको लिखूंगा एनर्जी ऑफ द, ये प्रोडक्ट इतनी है इस समय। अगर आपने रिएक्शन को वापस लेना है रिवर्स डायरेक्शन में, तो आपने फिर इस लेवल को इतना लेना पड़ेगा, तो फिर आपको इतनी और एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, तो वो हो जाएगी ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लेकिन किसकी, वो होगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, और ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये जो डिफरेंस आया है किसके बीच में, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी और प्रोडक्ट की इतनी होगी, ज़्यादा होगी, तो डिफरेंस कितना हुआ, ये वाला, ये याद रखना जी, ये है आपका आ रहा है डेल्टा एच। डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी होती है हीट कंटेंट इन द सिस्टम। पहले रिएक्टेंट में इतनी थी हीट, अब प्रोडक्ट इतनी है, तो प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो आपके हमेशा डेल्टा एच कैसे निकलता है, एच एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, और इस समय ये ज़्यादा है, ये कम है, ये पॉजिटिव आएगी, इज इक्वल टू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये जो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक होगी। देखिए अब आपने क्या करना है कि ये था, आपने जो ग्राफ बनाया है, ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी लेवल जा रहा है, वो यहाँ पर जाते जाते ये थ्रेशोल्ड हो जाता है। आपने सप्लाई की है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये एनर्जी लेवल पहुंचा, इसके बाद ये एनर्जी बैरियर था जिसने क्रॉस किया और आपकी ये प्रोडक्ट बन गए। लेकिन प्रोडक्ट जहाँ से लेके जहाँ तक जो आपकी रिएक्शन हुई थी, ये जो आपने एक्टिवेशन एनर्जी उसको सप्लाई की है, दैट प्रोसेसेस जहाँ से लेके जहाँ तक जो प्रोसेस हो रही थी वो थी आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब आपकी रिवर्स डायरेक्शन में जो आई है प्रोसेस, वो क्या हुई है, आगे जो आगे जा रही है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे आगे गई, इसके आगे जो गई है कहाँ से, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट की तरफ जो आपकी रिएक्शन हुई है, तो वो रिएक्शन थी आपकी एक्सोथर्मिक। क्यों, जहाँ से ये एनर्जी कम हो रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये कम होती 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 जहाँ पहुँच गई। आपने एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा दी थी लेकिन रिलीज कम हुई, तो हम नेट कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो दिस द नेट रिएक्शन, ये जो इसकी नेट रिएक्शन अगर हम निकालेंगे, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि नेट रिएक्शन हुई है दैट इज कंपेयर्ड विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो आपने वहाँ पर एक ही बनाना। अगर आप ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, मैं दोनों आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। अगर आपका इस तरह से होता ग्राफ, इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो आपकी ये एनर्जी थी इस तरह से, ये इधर प्रोडक्ट आती, तो रिएक्टेंट की इधर थी तो प्रोडक्ट की कम हो जाती। क्यों, आपने एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये जो एनर्जी है, ये आपकी जो रिएक्शन चल रही है, आपने एनर्जी इतनी सप्लाई की है, लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट में आई तो वो जितनी आपने सप्लाई की उससे ज़्यादा रिलीज हुई यहाँ तक,
जहाँ पहुँच के प्रोडक्ट के कम हो गए, रिएक्टेंट के ज़्यादा है, तो आपका डेल्टा एच इजिकल टू होता है एच पी माइनस एच एच आर। तो प्रोडक्ट की इतनी है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा, तो वो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, तो दैट प्रोसेस इज कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ग्राफ ऐसे होगा, एंडोथर्मिक में ऐसे होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। एक्सोथर्मिक में कैसे करना आपने, ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी से ये नीचे लेवल जाएगा, यही आपको बहुत बार जे डब्ल्यू मेन में, जे डब्ल्यू जो मेन जे डब्ल्यू जो मेन होता है आपका क्वेश्चन टेस्ट होता है, उसमें बहुत बार ये डालते हैं, नीट में डालते हैं, ये ग्राफ डाल देते हैं, वहाँ पर लिखा होता है ग्राफ डाल के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो वहाँ पर आपने बताना होता है। तो चलिए, ये आपने पेपर में बोर्ड में ऐसे करना, ये था आपका कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको मैं आप साफ कर देता हूँ। तो ये था कंसेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको आएगा 2 नंबर में या 3 नंबर में, वहाँ पर आप देख लेना। पहले एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दे देना, थोड़ा सा बता देना, उसके बाद ये ग्राफ बना देना। तो ये था कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब मेरा आ रहा है अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन जल्दी जल्दी इसको करा देते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन। ये क्या है? अर्हेनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया है। ये क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन, अभी आपने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा, पहले आपने रेट कांस्टेंट भी पढ़ा था। रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप दिया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी in the form of an equation is called Arrhenius equation। हम ऐसा कह सकते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी in the form of a relationship that is called Arrhenius equation। वो क्या है? वो रिलेशनशिप क्या है? कंसिडर द, जैसे कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट हम जैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डिपेंडेंस ऑफ, जैसे इतना लिखने की जगह आपने डायरेक्ट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो वो आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर जी आ रहा है, देखिए के क्या है? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज्ड पावर माइनस ई ए अपॉन 14, वेयर के क्या है? के है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन में, तो वो जो के आता था रेट कांस्टेंट। जहां पर ए क्या है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसको अर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट से पहले प्री एक्सपोनेंट फैक्टर, और प्री एक्सपोनेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको फैक्टर भी बोलते हैं।
कांस्टेंट। तो ये है आपकी एक, ये डिपेंड करती है कि वहाँ पर आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक कितना हम वॉल्यूम ले लेते हैं, 1 लीटर, आधा लीटर, उससे 1 सेकंड में वहाँ पर कितने कोलिजन्स होते हैं। तो वो है, वो फैक्टर उस पर डिपेंड करता है आपकी